हमारी आज सर्जरी की तीसरी क्लास है ना। ये इंसिशन वगैरह हमने ट्रेशोनियन डायफ्रामेट करनी है यहाँ तक बताया था। बाकी ये दूसरे इंसिशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में। सर्जिकल कंडीशन से हॉर्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं सर्जिकली, ये भी देख लेते हैं। ये कैंकर आप से हम देखते हैं ये क्या चीज होती है। क्रोनिक हाइपरट्रॉफी ऑफ फ्रॉग थर्ड फिलेंक्स। अभी फ्रॉग क्या होता है, ये सॉफ्ट पार्ट होता है फ्रॉग हॉर्स के हूफ्स का। ठीक है, हॉर्स में जो हूफ होता है उसमें सॉफ्ट पार्ट को फ्रॉग कहा जाता है। या वी शेप्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी हॉर्स के हूफ में, ठीक है, उसको फ्रॉग कहा जाता है। तो उसमें क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हो जाता है। सही, फ्रॉग में या क्या होता है, लेक ऑफ प्रॉपर फ्रॉग का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रोनिक हाइपरट्रॉफी ऑफ हॉर्न प्रोड्यूसिंग टिश्यू ऑफ सोल। ठीक है, ये सोल भी क्या होती है, ये फ्रॉग के नीचे हूफ में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको सोल कहा जाता है। ये भी कहाँ पे होती है, हार्स के हूफ्स में ये दोनों स्ट्रक्चर्स होती है, फ्रॉग एंड सोल। तो ये पेपर में ना कभी कभी ये आए नहीं है क्वेश्चन, बट जब भी आएंगे तो ये डेफिनेशन निकल सकती है वैसे, कि क्रोनिक हाइपरट्रॉफी ऑफ हॉर्न प्रोड्यूसिंग टिश्यू ऑफ सोल। तो आपने याद रखना है, ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कैंकर को। ठीक है, ये कैंकर जो है ना हार्स का प्रॉब्लम होता है जिसमें फ्रॉग ओवर ग्रोथ कर जाता है, या हूफ्स के जो टिश्यूज होते हैं वो ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, या उसमें लॉन्ग टर्म साइज में इंक्रीज हो। हाइपरट्रॉफी का मतलब इंक्रीज होता है ना साइज में, तो वो हो जाते हैं। क्यों, एबनॉर्मली कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, या कोई ऐसी डर्टी ग्राउंड है, या वेट कंडीशन है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, एबनॉर्मलिटीज डिजीज देखी जाती है। तो ये आपने वर्ड जहन में बिठाना है जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रोनिक हाइपरट्रॉफी ऑफ हॉर्न प्रोड्यूसिंग टिश्यूज ऑफ सोल, तो आपने याद रखना है यहाँ पे ये कैंकर की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद थ्रश। थ्रश भी जो है ना हार्स का प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी फ्रॉग में इन्फेक्शन हो जाता है, बट यहाँ से क्या होता है, फोल स्मेलिंग डिस्चार्ज होती है। फोल स्मेलिंग होती है। ठीक है, वहां से उनके फ्रॉक से या हूफ से क्या होती है, फोल स्मेलिंग होती, डिस्चार्ज होती है। तो ये थ्रश में होता है। ये यहाँ से एक चीज बस याद रखनी है, अगर पेपर में आ जाए तो क्या चीज आ सकती है कि अनहाइजीनिक बिल्डिंग या मड्डी ग्राउंड। ठीक है, ये आपको जरूर पेपर में वर्ड मिल जाएगा अगर पेपर में आती है ये कंडीशन हार्स से रिलेटेड, कि मड्डी ग्राउंड से हार्स में, या अनहाइजीनिक कंडीशन बिल्डिंग से जो पाँव में प्रॉब्लम होती है हार्स में, वो होती है थ्रश। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये भी फ्रॉग की में इन्फेक्शन हो जाता है, हूफ्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह उनमें जो है ना ग्रो करते हैं इस इन्फेक्शन से। तो ये जो मडी ग्राउंड वगैरह में जो रहते हैं हार्स, या मडी ग्राउंड में ज़्यादा काम करते हैं, या उनको हम लेके जाते हैं, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन आ जाता है। उसके बाद उनकी फोल्स फ्रॉग से एक बेड स्मेल डिस्चार्ज होती है। इन्फेक्शन तो होता ही होता है, बट उससे एक स्मेल भी आती है, तो वो थ्रश में होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फाउंडर। तो फाउंडर को आपने याद रखना है, फाउंडर से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, बट आए यहाँ से भी नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन व्यू में, बट क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है। सबसे पहले फाउंडर को लेमनाइटस भी कहा जाता है। फाउंडर को लेमनाइटस भी कहा जाता है। तो जो है ना आपने याद रखना है, अभी क्या है, असेप्टिक स्पॉन्टेनियस इन्फ्लामेशन ऑफ सेंसिटिव लेमिनाई ऑफ फुट। ये लेमिनाई, ये वाइट लाइन डिजीज भी इसको कहा जाता है वैसे। यहाँ पे लेमनाई मौजूद होती है, जिसकी इन्फ्लामेशन को लेमनाइटस कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ये सेंसिटिव लेयर होता है उसमें। लेमनाई क्या होती है, सेंसिटिव लेयर होती है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम लेमनाई का लेमनाइटस कहते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है ये फुट में। सही है, तो एसेप्टिक का वैसे मतलब होता है नो बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन। आपको पता है लेमनाई क्या है, सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो हूफ्स को कनेक्ट करते हैं। सही है? जो हूफ को कनेक्ट करते हैं वाल वगैरह के साथ, तो यहाँ पे एक वाइट लाइन होती है, इसलिए इस डिजीज को वाइट लाइन डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। असल में बात कहने का ये है कि जो वाइट लाइन होती है, जिसको लेमनाई कहा जाता है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो, तो उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन होती है, और इसका नाम है सेडी टॉय कंडीशन। यह भी इसको कहा जाता है, सेडी टॉय कंडीशन। सही है, तो ये भी टॉय क्या होता है, ये भी हुफ वाल से सेपरेट करता है, टॉय होता है उसमें, ये भी इन्वॉल्व होता है इसमें। अमाउंट ऑफ हिस्टामाइन सीक्रेट होगा हाइंड लिम्ब अपर लिम्ब,
जो है ना फोर लिम्ब आगे की तरफ जैसे खींच करके आदमी बॉडी को रखता है। अगली टांगे आगे करेगा, पीछे वाली टांगे पीछे करेगा, ताकि क्यों उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा मसल्स टूटती हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है, बहुत ही पेन होता है एनिमल को, उसमें भी होता है, इसलिए वो वॉक नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो इस डिजीज को फाउंडर कहा जाता है। सही। मतलब डिफिकल्ट इन वॉकिंग होती है, बहुत ही ज्यादा लेमनेस हो जाती। तो लेमनेस, लेमनाइटस फाउंडर को कहा जाता है, जिसमें जो है ना क्या कहते हैं, एनिमल बहुत ही जो है ना लेम हो जाता है। कि ये दूसरा रीजन ये भी है कि उसका अगर वजन जो है वेट ज्यादा है, इससे इससे भी ये हो जाती है। ठीक है। फाउंडर, ये भी हार्स का प्रॉब्लम है। ये इतने इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, बट थोड़ा बहुत इनका मैंने आपको आइडिया दे दिया। अभी एक्सरे, एक्सरे से क्या चीज़ें, एक्सरे में हाई एनर्जी पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाते हैं, बाकी है ना इसके फंक्शंस छोटे छोटे बता देता हूँ, बाकी ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। कोलीमेटर किससे कहा जाता है, कोलीमेटर ये कहा जाता है, लिमिट करता है मतलब उसके रेज वगैरह को, एक्सरेज के रेज जो फिल्म पे पड़ते हैं उसको जो है ना कंट्रोल करता है कोलीमेटर्स। ठीक है। उसके बाद ग्रिड का काम क्या होता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्सरेज के रेस को। ग्रिड, ग्रिड का कम काम क्या होता है, ग्रिड करता है जो रेडिएशन स्केटर्ड, अभी स्केटर्ड रेडिएशन वो है जो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। सही। स्केटर्ड रेडिएशन वो होते हैं जो वो रेज जो रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रिड। ग्रिड का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है स्केटर्ड रेडिएशंस को। फिल्टर, फिल्टर तो आपको पता है फिल्टरेशन का काम क्या होता है, ये भी हार्मफुल या नॉन पेनिट्रेटिंग रेज वगैरह को, वीक रेज जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, फिल्टर करता है। कैसेट फिल्म, कैसेट फिल्म का काम क्या होता है कि ये एक्सरे की जो फिल्म होती है उसको होल्ड करके रखता है। कैसेट फिल्म का काम क्या होता है, कैसेट फिल्म का काम होता है जो एक्सरे की फिल्म बनी है उसको कंट्रोल करता है या बॉक्स करता है या होल्ड करता है। अगर एक्सरेज के ओवर एक्सपोजर हो गए, अगर आपने रेज वगैरह ज्यादा दे दिए, ओवर एक्सपोजर हो गया, तो इससे जो फिल्म बनेगी, पिक्चर बनेगी, वो डार्क बनेगी। ठीक है। ये भी कंडीशन जहन में बैठा लें, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो कम से कम कंसेप्ट रट्टा नहीं हो, कंसेप्ट क्लियर हो। ओवर एक्सपोजर हो जाए तो फिल्म जो बनेगी, वो इमेज जो बनेगी वो डार्क बनेगी। सही है। ये आपने याद रखना है। और अंडर एक एक्सपोजर हो, कम दे दी आपने, लाइट इमेज दे दी, तो उससे क्या होगा, एक्सरे की डिटेल लॉस हो जाएंगी, या फ्यू एक्सरेज या अनक्लियर इमेज बनेगी। सही है। तो उसकी डिटेल्स लॉस्ट हो जाएंगी। अगर आपने रेज कम दिए, ज़्यादा दिए तो डार्क, कम दिए तो वो जो है ना फ्यू एक्सरेज आएंगे और उससे अनक्लियर इमेज बनेगी। ठीक है। बाकी ये डार्क वॉइस, टाइमिंग क्या है एक्सरे फिल्म बनने की, अभी एक्सरे में फिल्म बनाई जाती है ताकि उसकी पिक्चर क्लियर आ सके, प्रोसेसिंग का ये काम होता है एक्सरे फिल्म में। तो इसमें ये डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर वन होता है डेवलपिंग टाइम। डेवलपिंग टाइम क्या होता है, ये केमिकल यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ताकि इनविजिबल इमेज को विजिबल किया जाए। सही है। ये डेवलपिंग, डेवलपर्स यूज़ किए जाते हैं। शायद नीचे लिखा हुआ है ना, वरना मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, डेवलपर्स। यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे बताऊं। अभी डेवलपिंग के दौरान कुछ केमिकल यूज किए जाते हैं। डेवलपिंग क्या होता है, ये इमेज बनाई जाती है फिल्म पे, या इनविजिबल इमेज को क्या कहते हैं, कंट्रास्ट वगैरह डाल के उसको क्लियर किया जाता है या विजिबल किया जाता है। ये डेवलपिंग में केमिकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है हाइड्रोक्यूनोन। हाइड्रो, क्यों ये पेपर में वैसे आ सकता है, आया नहीं है। हाइड्रोक्विनोन ये नाम आपने याद रखना है। अगर आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सरेस, या डेवलपिंग डेवलपर्स में या कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, वो हाइड्रोक्विनोन किया जाता है। ये केमिकल क्या करता है, उस इमेज में कंट्रास्ट को बढ़ाता है ताकि आपको इमेज जो है, फिल्म जो बनी है एक्सरे की, वो क्लियर नजर आए। ठीक है। हाइड्रोक्विनोन ये केमिकल का नाम आपने याद रखना है। अगर इसका काम क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कुछ एक्टिवेटर्स भी होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है ये, तो उनके नाम, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, वो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट नाम है हाइड्रोक्विनोन।
ये डेवलपिंग है, तो इसका कम टाइम कितना लगता है फिल्म बनाने में? जब फिल्म बनती है तो डेवलपिंग का काम हम 5 मिनट में करते हैं। ठीक। उसके बाद वॉश करते हैं उस फिल्म को 30 सेकंड के लिए। फिर उसको फिक्स किया जाता है डार्क रूम वगैरह में, स्टेबलाइज किया जाता है 10 मिनट के अंदर। फिर उसको फाइनल वॉशिंग की तरफ लेके जाइए। टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, 20 मिनट। फिर ये कोलान रेक्टम, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे डेवलपर्स के बारे में बता रहा था, डेवलपिंग के बारे में। तो वो 5 मिनट लेता है। सही है। उसके बाद ट्यूमर्स। अभी ट्यूमर्स क्या होते हैं? ये ट्यूमर्स कहा जाता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज को कहा जाता है, आप सबको पता होगा। इसमें अभी दो टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है। अभी जैसे मुझे भी है बॉडी में लाइपोमा। ठीक है, लाइपोमा या ऐसे जो होते हैं इनको कहा जाता है बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, बिनाइन। या अपने बिनाइन जो ट्यूमर होते हैं ना, वो नॉन कैंसरस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कैंसरस। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, नॉन कैंसरस। वो स्लोली ग्रोथ करते हैं, स्प्रेड ज्यादा नहीं होते। जो आपके नजदीक नियर बाय टिश्यूज होते हैं उनमें नहीं फैलते। ये बिनाइन होते हैं ट्यूमर्स, होते ट्यूमर्स हैं बट बिनाइन होते हैं। दूसरे होते हैं मेलेग्नेट। ये भी नाम आपने सुने होंगे ट्यूमर। मेलेग्नेट जो ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसरस सेल्स होते हैं। मेलेग्नेट में कैंसरस आते हैं, और ये वेरी फास्ट ग्रो करते हैं, और जल्दी दूसरे टिश्यूज में भी या डिफरेंट सेल्स में फैलते हैं। स्प्रीडिंग का काम भी इनका तेज होता है। तो ये होते हैं ट्यूमर्स का बेसिक कंसेप्ट बताया। ट्यूमर क्या होते हैं? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स या टिश्यूज। उसमें एक बिनाइन, नॉन कैंसरस, जिसमें लाइपोमा वगैरह आता है। मेलेग्नेट में कैंसरस जो फास्ट स्प्रीड करते हैं। अभी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको थोड़ा बहुत काम दे सकती हैं। लियोमायोमा। लियोमायोमा किसे कहते हैं? बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में जो क्या कहते हैं, ये नॉर्मल नॉन कैंसरस ट्यूमर्स बनते हैं, उसको लियोमायोमा कहा जाता है। अभी ये स्मूथ मसल्स यूट्रस पे, स्टमक में, यूरिनरी ब्लेडर में, ये जितनी भी मसल्स होती हैं इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं, वहां की बात हो रही है। बट आपने ये वर्ड याद रखना है, मायोमा जिसकी आखिर में होगा इस ट्यूमर को बिनाइन कहा जाएगा। और सार्कोमा जिसकी लास्ट में होगा उसको क्या कहा जाएगा? मेलिग्नेंट। सही है। ये आपने याद रखना है, सार्कोमा का क्या मतलब है? मेलेग्नेंट ट्यूमर। और मायोमा का मतलब है बिनाइन ट्यूमर। ठीक है। तो ये लीमोसार्कोमा कहा जाता है। मेलेग्नेंट वही स्मूथ मसल्स के ट्यूमर जो मेलेग्नेंट होता है उसको सार्कोमा कहा जाता है। रेप्टोमायोमा स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है। कॉन्ड्रोमायोमा कार्टिलेज। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी काम की नहीं है। यहाँ पे दो आपको ये चीजें बताएं तो ये आ सकता है। वैसे लियोमायोमा स्मूथ मसल्स का बिनाइन है, इसलिए मायोमा वर्ड आपने याद रखना है। और सार्कोमा मैलिग्नेंट, तो आप वहां पे ही समझ जाएंगे। बाकी ये टीट्स वगैरह से ये आपने नहीं पढ़ने हैं। खुद जाके टाइम वेस्ट करें भले करें, ये काम की नहीं है ये चीजें। ये भी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ये वही कैंकर वाली डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, क्रोनिक हाइपरट्रफी ऑफ हॉर्न प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ टिश्यूज ऑफ सोल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। थ्रश की भी है, क्रोनिक डिजनरेशन ऑफ फ्रॉग। मडी ग्राउंड आपको जरूर मिलेगा इसमें। बाकी इनसे और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम पढ़ते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कुछ एनेस्थीसिया से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने भी याद रखनी है, जहन में बिठानी है। एनल्जेसिया किसे कहा जाता है? एनल्जेसिया का मतलब होता है रिलीफ फ्रॉम पेन। एनल्जेसिया क्या मतलब होता है? रिलीफ फ्रॉम पेन, मतलब पेन वगैरह से छुटकारा पाना, इसको एनल्जेसिया कहा जाता है। सेडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, ये आपको एग्जैक्ट जहन में बिठानी होंगी। ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो सकती हैं पेपर्स में। सेडेशन किसे कहा जाता है? सेडेशन जो सेडेटिव्स देते हैं हम, माइल्ड डिग्री डिप्रेशन इन विच पेशेंट इज अवेक एंड काम। ठीक है। सेडेशन किसे कहा जाता है? ये कम दर्जे का डिप्रेशन होता है जिसमें पेशेंट अवेक तो होता है, देखता रहता है, बट खामोश होता है, काम होता है। ठीक है, ये आपने याद रखने, दो वर्ड इसमें आपने एमसीक्यूज में याद रखने। एक है अवेक, दूसरा है काम। ये जब भी स्टेटमेंट में आ जाए, आपसे पूछे कि ये किसे कहा जाता है, ट्रांक्युलाइजर, एनास्थीसिया, सेडेशन, तो आपने याद रखना ये सेडेशंस को कहा जाता है, जिसमें पेशेंट रिलैक्स रहता है, और जो है ना वो काम रहता है, और वो इससे स्टिल अवेक भी होता है। ठीक है, देख भी रहा होता है, जिंदा भी होता है, बट वो क्या होता है? चुप होता है, खामोश होता है, कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, ये आपने याद रखना। दूसरा है नार्कोसिस। नार्कोसिस, मॉडरेट डिग्री डिप्रेशन इन विच पेशेंट डीप स्लीप एंड एनल्जेसिया।
तो इसमें क्या होता है, पेशेंट डीप स्लीप में होता है। एनल्जेसिया ऊपर बता दिया, पेन उसे नहीं फील होता है। अगर कोई उसे पेन वगैरह होगा या आप सर्जरी कर रहे हैं तो उसे पेन फील नहीं होगा, मतलब डीप स्लीप में होगा। तो ये आपने नार्कोसिस को याद रखने के लिए ये दोनों तीनों जो डेफिनेशन बता रहा हूं ये आपको डायरेक्ट मिलेंगी पेपर में। अगर खुदा ना खास्ता ये पेपर में आती हैं तो ये यहाँ से निकाली जाती हैं। दूसरा, इनके वेट स्कैन में इसके एमसीक्यू अच्छे बने हुए हैं, वो भी यहाँ से ही बने हुए हैं। तो यहाँ से आपको एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ जो आपने याद रखने। अवेक एंड काम जब भी आ जाए ये सेडेशन की डेफिनेशन होगी। ठीक है, माइल्ड डिग्री इन पेशेंट इज अवेक एंड काम। नार्कोसिस, इसमें मॉडरेट डिग्री, आपको ये सारी चीजें याद नहीं होती, ये वर्ड याद रखना है, डीप स्लीप एंड एनल्जेसिया। ठीक है, डीप स्लीप एंड एनाल्जेसिया जब भी आ जाए तो आपने याद रखना है यहाँ पे नार्कोसिस की बात हो रही है। हाइप्नोसिस किससे कहा जाता है? हाइप्नोसिस कहा जाता है आर्टिफिशियली इंड्यूस स्लीप। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से, बट इसका मतलब क्या है कि वो स्लीप या वो नशा या वो अनकॉन्शियसनेस जो किसी ड्रग्स के थ्रू किया दिया जाए। ऐसा ही होता है ना, किसी को आप ऐसे बिठाते हैं या कहीं जाते हैं, किसी को आदमी इंजेक्शन लगा देता है, खुश आदमी बिल्कुल खुश होता है विथआउट सर्जरी। आपने उसे इंजेक्शन दे दिया, आर्टिफिशियली आपने उसे बेहोश कर दिया, तो ये क्या होता है, हाइप्नोसिस इसे कहते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। ट्रांक्विलाइजर्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांक्विलाइजर्स, इसमें आपने याद रखना है पेशेंट इज रिलैक्स्ड एंड अनकंसर्न्ड विथ सराउंडिंग्स। जब भी ये वर्ड सराउंडिंग वाला आ जाए तो आपकी होगी ट्रांक्विलाइजर्स। मतलब पेशेंट बिल्कुल काम हो, रिलैक्स हो, स्ट्रेस भी ना हो, बट अनकंसर्न्ड हो सराउंडिंग से, मतलब पीछे क्या हो रहा है उसकी सराउंडिंग में उसे कुछ भी पता ना हो। ठीक है, इसका ये मतलब है कि वो इसमें भी क्या होगा, अनकॉन्शियस होगा। तो इसमें कुछ वर्ड्स जो मैंने बताए हैं जो आपने याद रखने, सेडेशन के इंपॉर्टेंट है कि वो अवेक और काम। नार्कोसिस में आपने याद रखना है डीप स्लीप। ट्रांकुलाइजर में आपने एक वर्ड पे फोकस करना है, अनकंसर्न्ड विथ सराउंडिंग। जब भी ये आ जाएगा ये किसकी डेफिनेशन होगी, ट्रांकुलाइजर्स की डेफिनेशन होगी। सही है, ये आपने याद रखना है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस एनास्थीसिया की टाइप्स की। बेसल एनास्थीसिया, ये क्या होती है, द लाइट लेवल ऑफ एनास्थीसिया प्रोड्यूस्ड बाय प्री एनास्थेटिक्स। वो एनास्थीसिया जो मेन एनास्थेटिक ड्रग से पहले दी जाती है। आपने सर्जरी की होगी, जब भी जाइलाजीन यूज की जाती है उससे पहले केटामीन का डोज दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो केटामीन है ये आपने ओएचई वगैरह जब की होगी, सरतुन्य साहब करवा दें, तो उसमें ये करवाते हैं। पहले क्या दिया जाता है, उसमें प्री एनेस्थेटिक ड्रग दी जाती है। तो जो प्री एनेस्थेसिया दिया जाता है बिफोर मेन एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक एजेंट, उसके लिए उसे कहा जाता है बेसल एनेस्थीसिया। क्या कहा जाता है, बेसल एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको कैसे याद रखनी है, जब इसमें हमेशा आपको प्री एनेस्थेटिक का वर्ड मिल जाएगा। या प्री एनेस्थीसिया मतलब वो लाइट लेवल की थोड़ी एनेस्थीसिया होती है या लाइट लेवल की होती है जो एनेस्थेटिक ड्रग से पहले दी जाती है, ताकि क्यों, ताकि उसको थोड़ा सा माइल्ड सेडेटिव्स दिए जाए ताकि वो रिलैक्स रहे। ऐसा ना हो कि हम डायरेक्ट उसको मेन ड्रग, एनेस्थेटिक ड्रग दें, जैसे जाइलाजीन हाई डोज है, तो उससे उसे साइड इफेक्ट्स हो जाए या कोई और रिएक्शंस हो जाए। इससे पहले नॉर्मल लेवल की, लाइट लेवल की एनेस्थीसिया दी जाती है ताकि उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जा सके। तो उसको कहा जाता है बेसल एनेस्थीसिया। ठीक है, बैलेंस एनेस्थीसिया, टू और मोर एनेस्थेटिक्स आर कंबाइंड वोइल। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पास्ट पेपर में आ चुकी है, ए टू जेड आ चुकी है। जिसमें वो एनेस्थीसिया जिसमें दो और मोर एनेस्थेटिक ड्रग्स मिलाई जाती हैं, कि जाइलाजीन है, प्रोफोफोल है, केटामीन है, ये आपने थोड़े थोड़ी मिला के एक ही बना दिया डोज। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बैलेंस एनेस्थीसिया। तो इसमें आपने बस ये वर्ड याद रखना है, टू और मोर एनास्थेटिक्स आर कंबाइंड वोयल, तो उसको बैलेंस एनास्थीसिया कहा जाता है। और बेसल एनास्थीसिया ये लाइट लेवल की होती है, ये बिफोर प्री एनास्थेटिक ड्रग दी जाती है। डिसोसिएटिव एनास्थीसिया, यहाँ से एमसीक्यूज ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी आ जाए कि केटामीन कौन सी एनास्थीसिया है, एनास्थेटिक ड्रग है, तो आपने याद रखना है ये डिसोसिएटिव है। ठीक है, केटामीन यहाँ से आपने याद रखना है, केटामीन क्या है, डिसोसिएटिव एनास्थीसिया है। तो ये क्या होती है, लॉस ऑफ सेंसेशन ड्यू टू फंक्शनल डिसरप्शन बाय स्टिमुलेशन। ठीक है, वैसे क्या होता है, डिसोसिएटिव एनास्थीसिया जो होती है ये सेपरेट या डिस्कनेक्ट करती है
ब्रेन को रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब इसमें पेशेंट अवेक होगा, वो पेन वगैरह को फील नहीं करेगा। बट ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका क्या मतलब है कि लॉस ऑफ सेंसेशन ड्यू टू फंक्शनल डिस्ट्रप्शन बाय स्टिमुलेशन। इसका मतलब होता है कि वो पेशेंट बिल्कुल क्या होगा, रिलैक्स्ड होगा या अनकॉन्शियस होगा। बट जब आप उसे स्टिमुलेट करेंगे, या कोई उसके सामने बड़ी आवाज करेंगे, या उसके टेल को टच करेंगे, या उसके सामने कोई म्यूजिक चलाएंगे, तो उसकी सेंसेशन लॉस हो जाएगी। तो ये डिसोसिएटिव एनालिसिस है कि जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, और एमसीक्यूज में भी ऐसे बने हुए हैं कि लॉस ऑफ सेंसेशन ड्यू टू फंक्शनल डिस्ट्रप्शन बाय स्टिमुलेशन इज कॉल्ड बेसल एनास्थीसिया, बैलेंस एनास्थीसिया, डिसोसिएटिव एनास्थीसिया। तो ये डेफिनेशन या ये वर्ड्स हैं डिसोसिएटिव एनास्थीसिया के। ये क्या होती है, ये भी वही एनास्ट है जो हमने सेंसेशन वगैरह लॉस की है। बट इसमें स्टिमुलेशन जब आप करेंगे, उसके सामने कोई आवाज करेंगे, उसके सामने कोई शोर शराबा होगा, या उसके सामने आप उसको टच करेंगे या लड़ाई करेंगे, तो एनिमल आप देखेंगे थोड़ी मूवमेंट करेगा, मतलब उसे थोड़ा फील होगा कि कुछ मेरी सराउंडिंग में हो रहा है। तो इसको कहा जाता है डिसोसिएटिव एनास्थीसिया। और ये कब होता है, जब आप केटामीन देते हैं। सही है? तो केटामीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसोसिएटिव एनास्थीसिया। क्लियर है? स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ एनास्थीसिया। अच्छा, अभी स्टेजेस में भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। यहाँ से भी क्या है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टेज ऑफ एनल्जेसिया, एनल्जेसिया क्या किसे कहते हैं, रिलीफ, रिलीफ फ्रॉम पेन। तो ये क्या होती है, पहली स्टेज कहलाती है। सेकंड स्टेज क्या होती है, स्टेज ऑफ डिलेरियम। डिलेरियम बोला जाता है एक्साइटमेंट को, बहुत ही पुरजोश खुशी, इस सेंस में इसको क्या कहा जाता है, डिलेरियम कहा जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है डिलेरियम। आ सकता है कि स्टेज ऑफ डिलेरियम इज विच काइंड ऑफ स्टेज ऑफ एनास्थीसिया, तो आपको बताओ सेकंड। यहाँ आ जाता है कि सेकंड स्टेज ऑफ एनास्थीसिया इज कॉल्ड, क्योंकि पहले को एनाल्जेसिया कहा जाता है, सेकंड को डिलेरियम कहा जाता है। डिलेरियम का मतलब होता है एक्साइटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एनिमल जो है ना अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करना शुरू करता है, या कहते हैं एक्साइट रहता है, या ब्रीथिंग बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, क्योंकि पहले आपने दे दी, उसमें थोड़ा सा उसका पेन खत्म कम होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज एनाल्जेसिया की है। सेकंड में वो थोड़ा एक्साइटमेंट फील करेगा, अपने आप को इधर फेंकेगा उधर फेंकेगा, ये चीजें करना शुरू करेगा, अनकंट्रोल मूवमेंट करना शुरू करेगा, तो इसको डिलेरियम कहा जाता है। तो इसमें रिस्पायरेशन क्या होती है, थोड़े को एब्डोमिनल रिस्पायरेशन होती है। ठीक है, वो थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल को साथ मिला के बड़ी बड़ी सांसें लेगा। तो ये सेकंड स्टेज में होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें एक ही चीज आपने याद रखनी है, सर्जी, स्टेज, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है, आपने भी देखा होगा, काम किया होगा प्रैक्टिकली, कि आपने एनेस्थीसिया दे के वहां पे ही ऑपरेशन की होगी। ऐसा नहीं होता, आप वेट करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, ताकि वो पूरा अनकॉन्शियस हो जाए। तो जो ये वेट करते हैं ना आप, ये इसमें एनिमल इन 3 4 स्टेज से गुजरता है। पहली स्टेज में उसे अगर पेन होगा तो वो रिलीफ मिलेगा उससे, उसको एनाल्जेसिया कहा जाता है। सेकंड स्टेज में थोड़ी सी वो एक्साइटमेंट आपको दिखाएगा, जिसे डिलेरियम कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे अपनी जो उसका टेल रीजन है उसको घुमाएगा, अपनी टांगों को हिलाएगा, या इधर उधर मूवमेंट करेगा, आपसे निकलने की कोशिश करेगा। बट आप समझ रहे होंगे कि भाई ये अभी बेहोश ही है, अब इसकी आंखें बंद हो रही हैं। तो ये सेकंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज में सर्जरी आप परफॉर्म करते हैं, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, ये होती है सर्जिकल स्टेज। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्जिकल स्टेज कौन सी है, वो होती है थर्ड स्टेज। लास्ट स्टेज जो होती है इसे कहा जाता है शॉकिंग स्टेज। ठीक है, फोर्थ स्टेज, या इसमें एनिमल कोलैप्स कर जाता है, इसको शॉक स्टेज भी कहा जाता है। अगर एनिमल रिकवर हो गया एनास्थीसिया से, आपने सर्जरी परफॉर्म कर ली ना थर्ड स्टेज में, उसके बाद अगर एनिमल रिकवर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एनिमल शॉक में जाएगा, उसके कोलैप्स कर जाएंगे पूरे बॉडी फंक्शन, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन ये पेल हो जाती है, वाइट, ये लिखा भी हुआ है। उसके बाद ये डेंजर स्टेज है, यहाँ पे एनिमल कोमा में जाता है, या उसके बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। सही है, तो ये आपने याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ शॉक, तो आपने याद रखना है ये फोर्थ स्टेज होती है। रिवाइज करवा रहा हूं पहले, फिर दोबारा। स्टेज ऑफ एनल्जेसिया, फर्स्ट स्टेज। जब भी सर्जरी से क्वेश्चन आते हैं, इन वर्ड से बाहर नहीं आएगा, ये सिंपल इसकी कंसेप्ट हैं, ये जो नाम बताए, एनल्जेसिया, सेडेशन, ट्रांक्विलाइजर्स, बेसल, बैलेंस, डिसोसिएटिव,
ये इसकी स्टेजेस, यहाँ से एनेस्थीसिया से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिटेल में जो मैंने पढ़ाई भी है वहाँ से इतने नहीं आते, बट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये नाम आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ डिटेल में ये समझने। एनाल्जेसिया फर्स्ट स्टेज है, डिलेरियम सेकंड स्टेज है, सर्जिकल एनेस्थीसिया या सर्जिकल स्टेज थर्ड है, और शॉक स्टेज जो है ये फोर्थ है। मतलब अगर रिकवर हुआ तो ठीक, वरना वो फोर्थ स्टेज में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हम करते हैं, ये बताता हूँ, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। फिर कल इंशाल्लाह ये हर्निया के टाइप्स थोड़ा बहुत ही रहता है, आई थिंक सो। कोशिश करेंगे कि कल परसों तक इसको खत्म कर लें, ताकि इससे पहले पहले हमारी सर्जरी हो जाए। ठीक है, तो ये डोज ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उसमें हम डोज ज्यादा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म वगैरह सही होता है। सही है, स्मॉल एनिमल में डोज ज्यादा दिया जाता है ताकि वो ड्रग्स को मोर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट या मेटाबोलाइज करते हैं, तो उसमें थोड़ा डोज ज्यादा दिया जाता है। फैटी एनिमल्स में डोज एनास्थीसिया का कम दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा फैट होता है, और ड्रग्स हमेशा फैट पे या उस पे असर नहीं करती। हमेशा ड्रग्स ब्रेन को या मसल्स पे दी जाती हैं, ताकि जो है ना एनिमल अनकॉन्शियस हो सके। तो अगर फैटी होगा, आपने उसे ज्यादा डोज दिया, तो वो ज्यादा डोज कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में जाएगा तो एनिमल ओवरडोज हो जाएगा। तो इसलिए फैटी एनिमल को कम दिया जाता है, ताकि उसको आहिस्ता आहिस्ता अनकॉन्शियस हो जाए। एक्टिव एनिमल को ज्यादा दिया जाएगा, मेल एनिमल को ज्यादा दिया जाएगा। ये याद रखने की जरूरत नहीं। प्रेग्नेंट को भी ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म या ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें फिर फीटस भी होता है, उस वहां तक भी जाता है डोज। तो ये कुछ ये एनेस्थेटिक डोज थे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये हर्निया के टाइप्स हैं, तो ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये आधा घंटा हो गया है, वैसे क्लास भी ज्यादा हो जाएगी फिर।